हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक एम्स ड्रीम क्लासेस। और मैं हूं अमित गुप्ता और आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हमारे साथ लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। जितना भी भारत का संवैधानिक विकास है वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास 1858 से 1935 तक रहा, जिसको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें तथा बेल आइकॉन का बटन दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम क्राउन एक्ट टाइम को, क्राउन पीरियड को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन पीरियड को। देखिए, आज़ादी के पहले दो पीरियड रहे, एक तो कंपनी का शासनकाल रहा, दूसरा रहा महारानी का शासनकाल। तो 1858 से 1935 तक जो महारानी का शासनकाल रहा, उसमें जो भी हमारे संवैधानिक विकास हुए उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नर, क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय करते हुए उसे भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो आपको ये भी याद रखना है, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। इस 15 सदस्यीय परिषद व भारत सचिव के वेतन को भारतीय राजस्व से देना तय किया गया, लेकिन इसका संचालन लंदन से होता था। भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा हो सकता था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद 1861 में आया भारत परिषद अधिनियम, जिसमें दोस्तों 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के थे, जिनको भारत में रहकर कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में एक को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, कौन कौन, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो दोस्तों यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले 3 भारतीय, एक तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को
विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंटियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों इसके बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया, जिसे चार्टर एक्ट ऑफ 1892 बोलते हैं। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की थी। हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। शुरुआत विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। प्रथम बजट में उनके विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पूर्व सूचना देकर उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आते हैं 1909 में आया भारत परिषद अधिनियम, जिसे मॉर्ले मेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 का ये चार्टर एक्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्य क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रतिनिधक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। विधि सदस्य जो थे, फर्स्ट विधि सदस्य जो कार्यकारिणी में शामिल हुए, वो प्रथम सदस्य हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। विधान परिषद के सदस्यों को अंतिम रूप से बजट स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंटी, कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। दरअसल क्या था, अंग्रेजों ने देखिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और यहाँ पर एक सबसे बेहतरीन उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को 2 वोट करने की शक्ति प्रदान की। एक वोट अपने खुद के मुसलमान सदस्य को भी दे सकते थे, एक वोट तो वो केवल और केवल मुस्लिम सदस्य को ही देंगे, और दूसरा वोट जो होगा वो अपनी इच्छा अनुसार वो चाहे तो मुस्लिम को भी दे सकते हैं या गैर अन्य धर्म के लोगों को भी दे सकते हैं। तो इससे उन्हें दोहरा बेनिफिट मिला मुसलमानों को, और वो दोनों जगह 2 वोट का लाभ ले पाते थे। तो उसी को उन्होंने लागू किया, जिससे फूट पड़े समाज में और हम राज कर सकें। तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए उन्होंने दोस्तों ऐसा किया। आगे देखते हैं, गांधी जी ने इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा। नेक्स्ट आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जो 1921 में लागू हुआ। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद का गठन किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान एवं उनके पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र,
कारखाने आदि सेवाएं थीं, जबकि हस्तांतरित सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्थायित्व शासन जैसे विषय शामिल थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की। इसी के आगे इसी अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। मुसलमानों के साथ सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित व्यवस्था में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करते हुए राज्य विधानसभाओं का अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके तहत एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब आगे आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत जो है वो 1935 का अधिनियम है। तो आइए देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम संघीय प्रशासन प्रणाली की नींव रखी गई। दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। इसके द्वारा संघ की 2 इकाइयां थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गईं। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची 59, राज्य सूची 54 और समवर्ती सूची 36 के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। मीन्स संघीय सूची में जो संघीय सूची थी उसमें जो कार्य थे वो 59 थे जिन पे संघीय सूची थी, राज्य सूची में 54 थे और समवर्ती सूची जिनमें संघ और राज्य दोनों मिलकर अपने कानून बना सकते थे वो 36 रखे गए। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया। मताधिकार का विस्तार हुआ। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा 2 या अधिक राज्यों के बीच संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों, आज जो हमने पढ़ा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो एम्स जिम क्लासेस के नाम से हमारा पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाए गए टॉपिक का नोट्स PDF में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का हमारा टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास 1858 से 1935। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बने रहिए हमारे साथ। हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।